नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुगल इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने औरंगजेब का अध्ययन किया था। अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब का लंबा कार्यकाल रहा था। लगभग 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया। अकबर और औरंगजेब का शासनकाल मुगल काल में सबसे अधिक लंबा रहा और सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार भी इन्हीं के समय में हुआ। औरंगजेब का शासनकाल अकबर से भी 6 माह अधिक था। कल हम लोगों ने औरंगजेब का अध्ययन किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बारे में आज नए सिरे से भी मूल्यांकन की जरूरत आन पड़ी है। लोग औरंगजेब को कट्टर धार्मिक रूप से हिंदुओं और मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला शासक, जिंदा पीर, पीरे दस्तगीर, बहुत सारी उपाधि से नवाजा है। जहां तक मैंने कल औरंगजेब पर चर्चा भी की थी, औरंगजेब मुगल काल का अंतिम सच्चरित्र बादशाह था। कुछ मायने में वह अकबर से भी अलग था। 5 वक्त का नमाजी बादशाह था। जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था। तरक भरक से दूर रहने वाला था। संगीत विरोधी था। संगीत में उसे बहुत रुचि नहीं थी, इसलिए दरबार से सारी नर्तकी गायकों सबको रवाना कर दिया गया। सम्राट से वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करता है। वेश्याओं को भी वह आदेश देता है कि अगर उसके समाज में रहना है तो वह किसी सभ्य व्यक्ति से शादी कर ले। आचरण की देखभाल करने के लिए वो पदाधिकारी को नियुक्त करता है। चूंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसीलिए उसने इस्लामी आचरण के अनुरूप नियम कानून को लागू किया। मुहस्सिब नामक पदाधिकारी नियुक्त किया जो मुसलमानों के पैजामे की लंबाई, उसके दाढ़ी की लंबाई आदि की देखरेख करता था। मुहर्रम पर रोक लगाया। मुहर्रम प्रतिबंधित करने का कारण था कि शिया मुसलमानों के द्वारा मनाए जाने वाले मातमी तरीके, जिसमें शरीर को काटना, फाड़ना, पीटना, खून निकालना, इन सब तरीकों से उसे नफरत थी। इस कारण से उसने उसको प्रतिबंधित करने का काम किया। ऐसा नहीं कि मुस्लिम त्योहार को ही उसने रोक लगाने का कार्य किया। हिंदू त्योहारों में भी होली को प्रतिबंधित किया गया। मुगलों के समय में भी होली का वही स्वरूप था जो आज भी स्वरूप है। होली में लोग अश्लीलता के सीमा को पार कर जाते हैं। शायद औरंगजेब को ये सब बातें नागवार गुजरी थी। बाकी अन्य किसी हिंदू पर्वों पर कहीं किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय गंगा सफाई योजना चला रहे हैं। औरंगजेब उस काल में भी हिंदुओं के द्वारा लाश जलाए जाने के बाद उसके अवशेष को गंगा में विसर्जन करने पर प्रतिबंध लगाया था। इस वजह से लगा कि हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को उसने आहत करने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं थी। जजिया 1679 ईस्वी में आरोपित की गई। जजिया से बचने के लिए गरीब हिंदू तबकों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। वही एक रास्ता बचा था। और औरंगजेब के समय में बहुत सारे हिंदू इस्लाम कबूल करके नबी मुस्लिम्स हो गए, नवीन मुसलमान कहलाए। लेकिन बाद में बहुत सारे हिंदू मंदिरों में इन नवीन मुसलमानों को शुद्धिकरण करके इनको पुनः हिंदू बनाया जा रहा था, जो औरंगजेब के फरमान के विरुद्ध था। इस वजह से उसने हिंदुस्तान के प्रमुख कुछ हिंदू मंदिरों को विशेष रूप से
आहत पहुंचाई, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1689 में एक फरमान के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, इन सबको तोड़ा गया। लेकिन इसका कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था, आर्थिक था। मंदिर तोड़ने के पीछे धन लूटना भी एक उद्देश्य हो सकता है, और दूसरा उसके राजनीतिक फैसले के विरुद्ध फिर से मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा था, इस वजह से भी उसने मंदिर को हानि पहुंचाई। कहा जाता है कि औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कराया और बहुत सारी घटना घटी उसके काल में। वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था, अर्थात काफिरों के देश भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करना चाहता था, और इस के लिए उसने कार्य भी किया। औरंगजेब पर आरोप लगता रहता है कि उसने हिंदुओं की अनदेखी की, राजपूतों की अनदेखी की। हालांकि उसके समय में भी राजपूत को महत्वपूर्ण पद दिए गए, बड़े बड़े सेनापति के पद को मिर्जा राजा जयसिंह ने सुशोभित किया, जसवंत सिंह को भी बड़े बड़े अभियान पे भेजा गया। मेरे हिसाब से सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थी, 32% हिंदू मनसबदार थी, जो अकबर से भी अधिक थी, और मुगल काल का यह सबसे हाईएस्ट स्कोर था। औरंगजेब सख्त न्यायप्रिय शासक था, न्याय के लिए अपने परिवार को भी नहीं बख्शता था। अकबर द्वितीय को सहयोग करने पर अपनी पुत्री जेबुनिसा को भी उसने कैद में डाला। अपने ससुर के खिलाफ उसने अभियान किया था। औरंगजेब ने अकबर से भी बड़ा मुगल साम्राज्य अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ा, जो उसके अयोग्य उत्तराधिकारी संभाल नहीं सके। मरा भी 300 रुपये का वसीयत छोड़ते हुए। उसकी इच्छा नहीं थी कि उसके ऊपर कोई भारी कब्र बनाया जाए, उसे खुले आसमान में दफनाया जाए, 300 रुपये दरिद्र नारायण के भोज में खर्च किए जाए। जो उसने कुरान की प्रतियां लिखकर कमाई थी, रात के समय टोपियां बीन कर कमाई थी, सुबह उन कुरान की प्रतियों टोपियों की नीलामी होती थी, जिससे औरंगजेब कुछ आय अर्जित करता था, और उसी से बचाकर उसने अपना वसीयत छोड़ा था, जिसकी चर्चा ताराचंद ने कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम ऑन इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह था, जिसने मजबूती के साथ 58 वर्ष 6 महीने तक शासन किया। इसीलिए औरंगजेब पर नए सिरे से भी अध्ययन, जदुनाथ सरकार ने महत्वपूर्ण काम औरंगजेब के ऊपर किया है, उनको नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बनारस मंदिर तोड़ने के पीछे नए नए कारण भी आ रहे हैं। औरंगजेब का अभियान था पूर्व भारत, बंगाल की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। इस क्रम में मुगल सेना बनारस में रुकी थी, जिसमें राजपूत सरदार भी थे। कुछ राजपूत सरदार मंदिर पूजा करने अपने पत्नियों के साथ गए हुए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण सरदार की पत्नियां गायब हो गई। खोजने पर पता चला कि बनारस के पंडों ने उनके साथ व्यभिचार किया था। इस वजह से औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया कि अब यह जगह भोलेनाथ के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके नीचे घृणित कार्य हुए हैं। इस वजह से उसने मंदिर को तोड़वा के फिर शिवलिंग को दूसरे जगह स्थापित कराई। तो नए नए शोध, नए नए रुझान आ रहे हैं, नए सिरे से इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि औरंगजेब को कुल 5 पुत्र मुख्य रूप से और 2 पुत्रियां थी। औरंगजेब ने इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार 4 शादियां की थी, जिसमें दिलरास बानो बेगम और उदयपुरी महल महत्वपूर्ण थी। औरंगजेब के प्रमुख संतानों में मोहम्मद सुल्तान, अकबर द्वितीय, कामबख्श, आजम और मुअज्जम 5 प्रमुख पुत्र थे, और 2 पुत्रियां जेबुनिसा बेगम, जेतुनिसा बेगम।
1707 ईस्वी में जो ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। मुख्य रूप से दो पुत्रों के बीच में, मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम और आजम के बीच में जाऊज का युद्ध होता है 18 जून 1707 ईस्वी में, जिसमें मुअज्जम को सफलता मिलती है और आजम पराजित होता है। बाद में मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। आजम पराजित होता है। हालांकि आजम का साथ देने वाले शासकों में राजपूत घराने थे। आमेर से सवाई जय सिंह, ने आजम का साथ दिया था। बाद में जय सिंह को आमेर से बेदखल कर दिया गया बहादुर शाह प्रथम के द्वारा और आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद भी रखा गया था। मरवाड़ से अजीत सिंह ने सहयोग किया था। जोधपुर से अमर सिंह ने सहयोग किया था। बहादुर शाह प्रथम के शासक बनने के बाद आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ के साथ मुगलों के संबंध बहुत ही तल्ख रहे। 1707 ईस्वी में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। पुनः 13 जून 1709 ईस्वी को बीजापुर के युद्ध में औरंगजेब के एक और प्रमुख उत्तराधिकारी कामबख्श, जो उदयपुरी महल बेगम का पुत्र था, पराजित कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम के रास्ते का कांटा दूर हुआ। बहादुर शाह प्रथम को मुगल इतिहास में शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ऐसा बादशाह जिसे शासन की कहीं कोई खबर नहीं थी। वह औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में शासक तो बना, लेकिन वह भी अपने भाइयों से उत्तराधिकार के युद्ध में सफलता पाकर शासक बना था। हम देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 712 ईस्वी में हो जाती है। पुनः मुगलों के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति हुई, उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई और लगभग इसी लड़ाई में 1 माह तक बहादुर शाह प्रथम का शव दफनाया नहीं जा सका। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र में जहांदार शाह, जहान शाह और 2 पुत्रों का नाम था अजीम उस्सान, रफीम उस्सान। इन 4 पुत्रों में पुनः फिर सत्ता के लिए संघर्ष होता है, जिसमें जहांदार शाह को सफलता मिली और 1712 ईस्वी में जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह अब के समय में आकर हम देखते हैं कि मुगल दरबार में गुटबंदियां शुरू हो गई थी अमीरों की। अमीरों का एक ईरानी गुट था, भारतीय गुट में सैयद बंधु थे, तुरानी गुट थे और इसी तरह से किसी ना किसी गुट के हाथों में मुगल बादशाह उसके हाथों की कठपुतली रहे। जहांदार शाह ईरानी गुट के प्रमुख जुल्फी अली खां और असद खां के हाथों की कठपुतली रहा और उसने जहांदार शाह को अपने सुविधा के अनुसार नचाया। जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। वह लाल कुमर नामक एक वेश्या से मोहब्बत करता था और कहा जाता है कि उसे हिंदुस्तान की मल्लिका भी उसने बना दिया। जहांदार शाह का काल मोटे तौर पर 1713 ईस्वी में समाप्त हुआ और फर्रुखसिया भारतीय गुट सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनता है। फर्रुखसियर का शासन काल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक है। सैयद बंधुओं में हम देखते हैं प्रमुख था अब्दुल्ला खां,
और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से फर्रुखसियर शासक बना। फर्रुखसियर को मुगल इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर एक असाध्य रोग से ग्रसित था, संभवतः टीबी या क्षय रोग था, और उसके इलाज के लिए एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन आया और हैमिल्टन ने उसे उस रोग से दुरुस्त किया। बदले में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दस्तक की सुविधा दी। दस्तक एक प्रकार का पारपत्र था मुक्त व्यापार के लिए। अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। तो इस प्रकार पहली बार अंग्रेजों को किसी मुगल बादशाह के द्वारा सुविधा प्राप्त हुई। इसके पहले भी अंग्रेजों ने जहांगीर के समय में प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। शाहजहां के समय में पुर्तगालियों ने प्रयास किया था व्यापार की अनुमति लेने की, उसे भी सफलता नहीं मिली। उल्टे शाहजहां ने तो पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, क्योंकि वह उसके हरम की 2 सुंदर दासियों को लेकर भाग गया था। तो फर्रुखसियर के समय में आकर अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में पारपत्र दस्तक प्रथा मिला। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। राजपूतों के साथ फर्रुखसियर का संबंध जुड़ा। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। 1719 ईस्वी में सैयद अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ प्रथम को दिल्ली बुलाया, उससे संधि की और बालाजी को दिल्ली बुलाकर फर्रुखसियर को अंधा करके मरवा दिया। मुगल इतिहास में पहली बार किसी अमीर ने किसी बादशाह की हत्या करवाई थी। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है और 1719 ईस्वी में, और 1719 ईस्वी में थोड़े थोड़े दिनों के लिए फिर 2 मुगल बादशाह गद्दी पर बैठते हैं। चौथे मुगल बादशाह के रूप में, उत्तरवर्ती मुगल शासक के रूप में रफी उद दरजात 1719 ईस्वी में आया और 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक मुगल बादशाह रहा। उसे भी क्षय रोग था, टीबी था, ग्रसित होकर मर गया। रफी उद दरजात के बाद 5वें मुगल शासक के रूप में रफी उद दौला 1719 ईस्वी में शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1919 तक शासन किया। वह भी गंभीर रूप से बीमार पड़ा, पेचिस अतिसार यानी कि डायरिया से मर गया। तो 1719 आते आते लगभग 5 मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाती है। छठे उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के रूप में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लंबे समय तक शासन किया। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर था। जब वह बादशाह बना तो सर्वप्रथम उसने सैयद बंधुओं का अंत कर दिया, उसकी हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1720 ईस्वी में जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला के 2 प्रमुख सिपाहसालार थे, वजीर थे, जिसमें प्रमुख रूप से नजबुद्दौला और सादत खां था।
सादत खां जो बाद में चलकर अवध, स्वतंत्र अवध की स्थापना करता है। मोहम्मद शाह रंगीला मोटे तौर पर लाल किला के दीवाने आम में अवस्थित मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। तख्त-ओ-ताउस पर जिसे शाहजहां ने कोहिनूर और हीरे जवाहरात से जरित करके बनवाया था, क्योंकि इसी के समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1719 ईस्वी में मुगलों के साथ करनाल का युद्ध भी होता है। करनाल में मुगलों के साथ मुठभेड़ भी हुआ। नजमी-उद-दौला चतुर चालाक था। उसे लगा कि मुगल नादिर शाह के आक्रमण के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो उससे समझौता कर लिया। उसने नजमी-उद-दौला को 20 करोड़ में वापस जाने के लिए मना लिया। जैसा कि मैंने कहा कि नजमी-उद-दौला मीर बख्शी के रूप में मोहम्मद शाह रंगीला को अत्यंत प्रिय था, और उससे जलन रखने वाला दूसरा वजीर था सादत खां। सादत खां ने नजमी-उद-दौला से कुंठित होकर नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। वह नादिर शाह को खबर भिजवाता है, क्या आप 20 करोड़ रुपया में अटके हुए हैं, आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, आपको कम से कम वहां से 50 करोड़ रुपया हाथ लगेगा। उससे प्रभावित होकर नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। 57 दिनों तक दिल्ली में भीषण लूटपाट होते रहा। अंततः उसने 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन को लूटा। कोहिनूर हीरा को उठाकर ईरान ले गया। मयूर सिंहासन आज भी ईरान के म्यूजियम, ग्लैडिएटर म्यूजियम में रखा हुआ है। संभवतः बाद में सुनने में आया कि उसे भी शायद नष्ट कर दिया गया या उपलब्ध है, ज्ञात नहीं। मोहम्मद शाह के समय में ही बाजीराव प्रथम दिल्ली पर चढ़ आया था 1737 ईस्वी में। इस प्रकार मोहम्मद शाह रंगीला का काल उत्तरवर्ती मुगल शासकों में लंबे समय तक चला। मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह 1748 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1754 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसके समय में 1748 ईस्वी में दूसरे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिसने मुगलों को काफी आघात पहुंचाया। अहमद शाह के समय में स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। हम देखते हैं कि निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर ली, सादत खां ने स्वतंत्र अवध को स्थापित कर लिया, मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर ली। इस प्रकार अहमद शाह 1754 ईस्वी तक मुगल बादशाह के रूप में शासन चलाया। अहमद शाह के बाद उसका पुत्र आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक रहा। यही वह मुगल बादशाह था जिसके समय में पलासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करके बंगाल पर अधिकार प्रत्यक्ष रूप से करना शुरू कर दिया था। आलमगीर द्वितीय के समय में मोटे तौर पर मुगलों की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई थी। यहां तक कि राजकोष रिक्त पड़ा हुआ था।
शासन सत्ता चलाने के लिए, भोजन यापन के लिए बर्तन तक मुगलों को बेचने पड़े। ऊपर से अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ आया था। (1758) ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाहजहां तृतीय 1758 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1759 ईस्वी तक शासन को चलाया। इधर वजीर इमादुल मुल्क ने शहजादे कामबख्श, जो औरंगजेब का पुत्र था, कामबख्श के पौत्र मुउल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। चूंकि आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर उस समय बिहार का सूबेदार था, तो उसने पटना में अपनी ताजपोशी करवाई। तो यही वह समय था जब भारतीय मुगल इतिहास में दो मुगल बादशाह दो अलग अलग जगह पर शासन कर रहे थे। 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा और लगभग 1806 ईस्वी तक उसने शासन किया। यही शाह आलम द्वितीय पहले अली गौहर के रूप में बिहार में सूबेदार के पद पर था और दिल्ली आकर उसने अंततः अपनी ताजपोशी कराई। इसी के समय में ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में भी लड़ा गया था। 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के उपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सैन्य टुकड़ी को बक्सर के मैदान में अंग्रेजों ने परास्त किया। तीनों संयुक्त सैन्य टुकड़ियां पराजित हुई। अंग्रेजों ने अलग अलग संधियां की। मुगल शासक के साथ इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, अर्थात बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राजस्व वसूली का अधिकार उन्हें सौंप दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फर्रुखसियर ने उन्हें दस्तक, उन्मुक्त व्यापार के लिए आज्ञा दी थी और शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। मोटे तौर पर 7 वर्षों के लिए, 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक के लिए। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र भी छीन लिया। मुगल बादशाह को अंग्रेजों के संरक्षण में जाना पड़ा। मोटे तौर पर मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर हो गए और उनका 2 लाख रुपया महीना पेंशन निर्धारित कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ और अब्दाली के बीच में यह युद्ध हुआ था। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो जाती है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद 11वें उत्तरवर्ती मुगल शासक के रूप में अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। अकबर द्वितीय का काल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि अब तक मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर हो गए थे। करीब करीब उन्हें 2 लाख रुपए महीने का पेंशन मिलता था। अकबर द्वितीय का पेंशन किसी कारणवश
अंग्रेजों ने रोक दिया था। इसी की पैरवी के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था अपने पैरवी के लिए, और वहीं राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाती है। मोटे तौर पर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। 1835 ईस्वी के बाद मुगलों की लगभग दरिद्रता ही आ गई थी, और 1835 के बाद शाही मुगल सिक्के बनने लगभग बंद हो गए। अंतिम मुगल बादशाह के रूप में बहादुर शाह द्वितीय जफर की उपाधि के साथ 1837 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुआ और 1857 के विद्रोह तक मुगल बादशाह रहा। जफर काफी बूढ़े हो चले थे, अंग्रेजों के पेंशनर थे। 1857 का विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने मोटे तौर पर जफर को मुगल बादशाह के रूप में स्वीकार किया और फिर से मुगल राजवंश के ताजपोशी का प्रयास किया। सारे विद्रोही मेरठ से दिल्ली निकल गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना शासक घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह में जफर के सेनापति सिकंदर बख्त की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उसके एक अन्य सहयोगी मिर्जा इलाही बख्श के विश्वासघात के बाद मोटे तौर पर हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को हडसन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पूर्व हडसन ने बहादुर शाह के दोनों पुत्रों का सर कलम कर सुबह के नाश्ते के समय उसके पुत्रों के सिर को थाली में सजाकर प्रस्तुत करवाया। बहादुर शाह जफर मोटे तौर पर टूट ही चुका था, गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा के मांडले जेल में रखा और 1862 ईस्वी में जफर की मृत्यु हो जाती है। रंगून में बहादुर शाह जफर की समाधि है। मतलब एक हिंदुस्तान के बादशाह को 2 गज जमीन हिंदुस्तान में भी नसीब नहीं हुई। इस प्रकार मोटे तौर पर 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक लगभग 11-12 मुगल बादशाह उत्तरवर्ती मुगल शासक के रूप में हुए और अंत में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। इस प्रकार उत्तरवर्ती मुगल शासकों का अध्याय समाप्त हुआ और मोटे तौर पर हम देख चुके हैं कि पलासी और बक्सर युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। अब वे किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। शासन सत्ता पर उनका कब्जा होते जा रहा था और उसी सत्ता संघर्ष के विद्रोह के फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि 1857 का विद्रोह भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और 1857 के विद्रोह के साथ मुगल साम्राज्य का भी अंत हो जाता। उत्तरवर्ती मुगल शासकों को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे पर्याप्त स्रोत हैं, जिसमें हम लोग विलियम इरविन की किताब है द लेटर मुगल्स, इसमें बखूबी इसका वर्णन किया गया है। खफी खान ने उत्तरवर्ती मुगल शासक लिखा है, उसी का अनुवाद किया है इलियट एंड डॉसन ने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन इलियट डॉसन की ही किताब है, जिसका हिंदी अनुवाद अभी मैंने चर्चा की। उन्होंने भी लेटर मुगल्स के नाम से बहुत सारे, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक पर भी बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमें उनको समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार मैंने मुगल बादशाह बाबर से जो अपनी श्रृंखला शुरू की थी, आज अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ मैं इसी मुगल वंश के अध्याय को समाप्त कर रहा हूं। आगे के वीडियो में मैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के राजपूत नीति,
अकबर की भू राजस्व व्यवस्था अर्थात मुगलों के भू राजस्व व्यवस्था, और अंत में मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। इस प्रकार हमारा मुगल साम्राज्य पर महत्वपूर्ण लेक्चर पूरा हो जाएगा, जिससे हमें एमए के छात्रों, स्नातक के छात्रों को इससे भरपूर सहायता मिलेगी। नमस्कार।